Assalamu alaikum dear students, welcome again. This is the new session, new chapter. इस नए चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कराता चलूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे लाइव सेशन से लेके ऑनलाइन सेशन तक हमने आइडिया जनरेशन से लेके लिटरेचर रिव्यू, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस, स्ट्रेटजीज़, और उसके बाद फिर हमने रिसर्च फ़िलॉसफीज़, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च एथिक्स, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम्स एंड देयर एथिक्स, स्ट्रेटजीज़ ऑफ रिसर्च, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो कवर कर ली हुई हैं। अब जो हम फर्दर चीज़ें जो हैं वो देखेंगे और जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 सिलेक्टिंग सैम्पल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, स्पेशली प्राइमरी डाटा के हवाले से। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो सैम्पल्स क्यों लिए जाते हैं, सैम्पल क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, कौन से सैम्पल जो है किस तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, सैम्पल्स की कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वाइल कलेक्टिंग द डाटा। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि 2 से 3 सेशंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। और ये चैप्टर जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो डाटा कलेक्ट करते हुए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, डाटा किस तरीके से लेना है और कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है। लिहाजा लेट्स स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट वन इज़ सिलेक्टिंग सैम्पल्स। सिलेक्टिंग सैम्पल्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सैम्पल जो है वो कितना ज़रूरी और किस तरीके से जो है वो हम लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब फंक्शंस के ऊपर खाने बनाए जाते हैं, चावलों की देगें पकाई जाती हैं, तो चावल चेक करने के लिए कि चावल अच्छे बन गए हैं, तैयार हैं कि नहीं तैयार, तो कुकर जो है वो क्या करता है, वो सारे के सारे चावल तो चेक नहीं करता, उसमें से कुछ चावलों के दाने लेके वो चेक करता है कि ये गल गए हैं, मीठा है तो पूरा है, अगर नमकीन है तो वो प्रॉपर हैं, उसका टेस्ट जो है प्रॉपर डेवलप हो गया है। तो सैंपल की बुनियाद पे फ़ैसला किया जाता है कि अब देग जो है वो तैयार हो चुकी है, लिहाजा उसको उतार लिया जाए। अगर सैंपल ठीक ना हो तो फिर देखा जाता है कि क्या कमी रह गई है या सैंपल सही लिया गया है कि नहीं लिया गया है, दोबारा सैंपल लेने की ज़रूरत है। तो बेसिकली सैंपल जो है हमें हेल्प करता है एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने के लिए और उसके ऊपर जो है वो कोई रिज़ल्ट जो है उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी मिसाल आप आजकल कोरोना वायरस के हवाले से भी ले सकते हैं कि हर मुल्क से WHO सैंपल लेता है, हर पॉपुलेशन के सैंपल लिए जा रहे हैं, और जो कोरोना वायरस है उसकी म्यूटेशन जो है उसके हवाले से जाना जा रहा है कि ये किस तरीके से अपनी शक्लें चेंज कर रहा है, इसकी फ़ाइनल रेमेडीज़ क्या क्या जो हैं हो सकती हैं, इसकी फ़ाइनल ट्रीटमेंट क्या। और ये सारा काम जो है वो डिफरेंट मुल्कों से सैंपल की बुनियाद पे जो है वो लिया जा रहा है। ये तो नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन कोई 30-35 लाख पेशेंट हैं कोरोना वायरस के, तो सबके सैंपल मौजूद हैं। नहीं, उनमें से सिलेक्टिव सैंपल लिए जाते हैं जो कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके ऊपर रिज़ल्ट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा गौर से इस डायग्राम को, अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन, सैंपल एंड इंडिविजुअल केसेस, 3 चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा रिंग देखें तो हम यूँ कहें कि ये पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जो हमारी रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा दिया गया है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि हम डाटा जो है वो फैसलाबाद सिटी का कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है होल जो है ये शो करता है कि दिस इज़ द सिटी, और ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन इसमें वाक़या है। ये सारे स्टार जो हैं, दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद, राइट। उसके बाद सैंपल क्या है कि इसमें से होल बिग पिक्चर में से, होल फैसलाबाद में से हम कुछ सिलेक्टिवली और रैंडमली कुछ स्टार्स उठा रहे हैं एज ए सैंपल के तौर पे, ताकि हम जान सकें कि इनकी क्वालिटी जो है, इनकी चमक जो है वो कैसी है। तो दिस इज़ कॉल्ड सैंपल। तीसरी चीज़ जो है वो इंडिविजुअल केसेस। हर स्टार जो है या हर बंदा जो है वो एक इंडिविजुअल केस है, एक एलिमेंट है इस पॉपुलेशन का, ठीक है।
होल जो पॉपुलेशन है, होल पिक्चर जो शो हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उसमें से रैंडमली या सिलेक्टिवली आप कुछ सैम्पल के तौर पे लेते हैं एलिमेंट्स, so दिस इज़ कॉल्ड सैम्पल। और सैम्पल को मज़ीद नैरो डाउन करें तो हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, वो पॉपुलेशन के बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि मिल के एक पॉपुलेशन बनते हैं। और अगर उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स में से या केसेस में से रैंडमली कुछ एलिमेंट्स या केसेस सेलेक्ट करें तो या रैंडमली हम लें तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड सैम्पल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सैंपल लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वाई वी नीड सैंपल, वाई वी डिड नॉट कलेक्ट द रिजल्ट्स फ्राम द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग a valid alternate to a consensus when a survey of the entire population is impracticable। जब आप पूरी पॉपुलेशन का सर्वे ना कर सकते हों ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, ड्यू टू मनी और द इन्वेस्टमेंट देयर, शॉर्टेज ऑफ द लेबर, तो उस सूरत में जो सैंपल है वो बेहतरीन तरीक़ेकार है। बजट कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड डाटा कलेक्शन, आपके पास इतना बजट नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि आप होल पॉपुलेशन का सर्वे कर सकें, होल पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर सकें। टाइम कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड डाटा कलेक्शन, या आपका जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट है और आप समझते हैं कि ड्यूरेशन इतना कम है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने लग पड़ेंगे तो हमारे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम गुजर जाएगा और हम रिज़ल्ट टाइम पे नहीं दे सकेंगे। चौथे नंबर पे रिजल्ट्स फ्रॉम डाटा कलेक्शन आर नीडेड क्विकली। जब आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए हों, जब कोई इस तरह की एपिडेमिक सिचुएशन जो आजकल जैसे कोरोना की चल रही है, इस तरह के हालात हों, तो फिर कोशिश ये होती है जल्द से जल्द जो है वो रिज़ल्ट्स आएँ। लिहाजा फिर हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करने के बजाय सैम्पल की तरफ चले जाते हैं और सैम्पल पर फोकस करते हैं और उसकी बुनियाद पर रिज़ल्ट ड्रॉ करके और उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लिहाजा अभी तक जो डिस्कशन हुई हमारी, हम ये समझे हैं कि सैम्पल क्यों ज़रूरी होता है, किन सिचुएशन में ज़रूरी होता है कि नंबर 1 कि पूरी पॉपुलेशन का डाटा लेना इम्प्रैक्टिकलेबल हो। दूसरा, आपका बजट कंस्ट्रेंट्स हों, टाइम कंस्ट्रेंट्स हों, और रिजल्ट्स फ्राम डाटा कलेक्शन आर नीडेड क्विकली, और रिजल्ट्स जल्दी चाहिए हों, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जिससे नुकसान होने का ख़दशा हो, बड़े सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो, और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस में आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए हों तो भी हम डाटा फ्राम द होल पॉपुलेशन लेने के बजाय सैंपल के ऊपर इन्हिसार करते हैं रैंडमली। लेकिन हम इस तरह का सैंपल लेते हैं जिसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें कवर हो रही हो। उसके बाद हम देखते हैं मेजर टॉपिक जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब सैम्पलिंग को। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, 2 टेक्निक्स ऑफ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हम मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है जितनी भी टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग होंगी उनमें रैंडम चीज़ जो है, रैंडम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा। हम रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक बॉक्स के अंदर हम जो है वो फेंकते हैं मुख्तलिफ पर्चियाँ, उनमें से कोई भी 1, 2 या 4 चुनते हैं, तो ये रैंडमली हम चीज़ें चुनते हैं और ये प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर होता है। जैसे कि हम ताश के 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकल सकता है, जैसे कि हम लूडो की डाइस थ्रो करते हैं, उसमें से कुछ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उस तरह से जब हम कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं तो उसमें से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ये सारे के सारे इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक्स में आती हैं, जिसमें हम सैम्पलिंग को रैंडम बेस पे सिलेक्ट करते हैं। दूसरी साइड पे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेस्ड हैं वो टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि हालात और सिचुएशन को मद्देनज़र रख के हम जो है वो फ़ैसला करते हैं कि ये हमें कौन सी टेक्निक जो है
प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के अंदर हम सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करते हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करते हैं। और यूजली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पॉपुलेशन का आइडिया नहीं होता, उसकी एलिमेंट्स का एग्जैक्ट पता नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जाके हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन जनरली जो प्रेफरेबल है, जो बेहतर कंसीडर होता है रिसर्च के अंदर डाटा के हवाले से, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वही बेहतर कंसीडर की जाती हैं। अभी हम कुछ सैम्पलिंग की बेसिक्स के बारे में अगली स्लाइड्स में देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस बात पे आएंगे कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होती हैं और कौन सी जो अप्रोच है वो कहाँ पे बेहतर रहेगी। लिहाजा हमारे साथ रहिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी चीज़ें वन बाई वन जो है वो अगले टॉपिक आने वाले सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ द सैम्पलिंग देखने के बाद, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग देखने के बाद, हम एक और कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ अ सैम्पलिंग फ्रेम? द सैम्पलिंग फ्रेम फॉर एनी प्रोबेबिलिटी सैम्पल। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो सैम्पलिंग फ्रेम फॉर एनी प्रोबेबिलिटी sample is a complete list of all the cases in the population। यानी कि जब हम probability based sampling लेने जा रहे होंगे तो पूरी के पूरे फ्रेम क्या कंसीडर होगा कि जितने भी केसेस हैं उस पॉपुलेशन के, वो सारे के सारे मिलके एक जगह पे जब इकट्ठे होंगे तो वी कॉल्ड इट इट्स अ फ्रेम फ्रॉम विच यूर सैम्पल विल बी ड्रॉन। और उसमें से फिर हम सैम्पल जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यूँ देखें कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो एक पूरी क्लास की पर्चियाँ जो हैं वो डाल दी गई हैं और उसमें से हमने विथड्रॉ करानी है, रैंडमली कोई भी आ सकती है पर्ची, 40 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो वो जो आपका बॉक्स है दैट इज़ अ फ्रेम। अगर आप सिटी पूरे में से लोग रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो सिटी है उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन और हर एलिमेंट जो है वो मिलके एक आपका सिटी जो है वो फ्रेम है। लिहाजा सैम्पलिंग फ्रेम वो जगह होती है या सर्कल होता है जहाँ से आप अपने केसेस जो है वो रैंडमली ड्रॉ करते हैं और उसको एक सैम्पल का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग जो है उसकी 4 स्टेजेस प्रोसेस है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की साइट पे जाएंगे आपको 4 चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी हैं वाइल सेलेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग सैम्पलिंग फ्रेम फ्रॉम ईच ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या करना है, सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो हमने डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है फॉर फ्रॉम रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हम अपना सैम्पलिंग फ्रेम रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उनका स्कोप थोड़ा छोटा है तो रिसर्च सैम्पल जो है वो छोटा होगा, फ्रेम जो है वो छोटा होगा। जिस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे उस तरह का रिसर्च फ्रेम या सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो हम डेवलप करेंगे। उसके बाद डिसाइड ऑन अ सूटेबल सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ कितना सूटेबल होगा, कितना सैम्पल होना चाहिए। यूजुअली जो मेथड है वो ये है, एक क्वेश्चन के ऊपर एटलीस्ट जो है वो 10 रिस्पोंडेंट होने चाहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपके पास 100 बंदों का जवाब होना चाहिए, यानी कि 1/10। एक क्वेश्चन के बदले में 10 लोगों का जवाब आएगा तो 10 क्वेश्चन के बदले में 100 लोगों का रिस्पॉन्स होना चाहिए। नंबर 3, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड द सैम्पल। उसके बाद फिर आपने देखना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और हमारा सैम्पल जो है वो एनालिसिस के लिए भी सूटेबल हो। उसके बाद 4th नंबर पे चेक दैट द सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कि जब हम सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पूरे फैसलाबाद सिटी को एज ए पॉपुलेशन हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा सैंपल फ्रेम है, वहाँ से हमने सैंपल जो है वो निकालना है। तो ये नहीं हो सकता कि हम आप मदीना टाउन से सिर्फ सैंपल निकालें और जो फैसलाबाद के दूसरे टाउन्स हैं उनको हम छोड़ दें और हम कहें कि ये फैसलाबाद की नुमाइंदगी करता है सैंपल। फैसलाबाद की नुमाइंदगी करने वाला सैंपल जो है वो फैसलाबाद के जितने भी 4-5 टाउन्स हैं वहाँ से
और उसके मुख्तलिफ हिस्सों में से हम सेलेक्टिवली रैंडमली विदड्रॉ करेंगे और उनमें से जो ड्रॉ करेंगे सैम्पल्स को वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर हम एक एरिया में से, एक इलाके में से या कुछ अमीर लोगों से सिर्फ डाटा ले लेंगे या सिर्फ गरीब लोगों से डाटा ले लेंगे या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से डाटा ले लेंगे और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ वो मैच नहीं करते होंगे, तो इस तरह की जो सैंपल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएगा। लिहाजा जब भी हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ रुजू करते हैं तो हमें ये चारों की चारों स्टेजेस, रिसर्च फ्रेमवर्क, सूटेबल टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सूटेबल सैम्पल साइज, अप्रोप्रिएट टेक्निक और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ फॉर द होल पॉपुलेशन, ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। और इस तरह का अगर सैंपल होगा देन वी कैन से दैट आवर सैम्पलिंग टेक्निक एंड आवर सैंपल, आवर डाटा इज़ truly representative of for the population and it will provide the true results for the on the research after data analysis. Identifying a suitable sampling frame. एक सैम्पलिंग फ्रेम सूटेबल कब हो सकता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए, वो ये 4 पॉइंट्स जो हैं हमारे जहन में होने चाहिए। नंबर 1, प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस। अगर हम सैंपल जो है वो एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस में से निकालना चाह रहे हैं, वहाँ से लेना चाह रहे हैं या ऑलरेडी डेवलप में से लेना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं ताकि उनसे अवॉइड किया जा सके। एक्सटेंड ऑफ पॉसिबल जनरलाइजेशन फ्राम द सैंपल। फिर हमने ये देखना है कि जो सैंपल हम ले रहे हैं जो सैंपल हमारे पास आएगा इस सैंपल फ्रेम से, उसकी बेस पे हम जो रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे वो किस हद तक जनरलाइजेबल हैं, किस हद तक लोग एक्सेप्ट करेंगे और किस हद तक इनका स्कोप जो होगा, क्या ये बहुत वाइडर जगह पे एप्लीकेबल होगा या सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहाँ से हमने सैंपल लिया है। तो जितनी जनरलाइजेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स विल बी इंक्रीज, इट शोज़ दैट द सैंपल इज़ वेरी गुड। लिहाजा सैंपल का अच्छा होना, सैंपल का बेहतर होना रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी के ऊपर बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करता है। नंबर 3, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आपका सैंपल वैलिड है और रिलायबल है, ये भी आपने अपने डाटाबेसेस की बुनियाद के ऊपर या अपनी टेक्निक्स की बुनियाद के ऊपर डिसाइड करना होता है कि हमारा सैम्पलिंग फ्रेम ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर अवॉइडेंस ऑफ बायसेस। आपने हमेशा प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो एक बड़ा चांस होता है कि बायसेस, पर्सनल बायसेस जो हैं, कॉग्निटिव इंप्रेशन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो ऐड हो सकती है। आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है वाइल डेवलपिंग अ सूटेबल सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, सैम्पल साइज़। ये वैसे मैंने आपको एक पहले भी रूल बताया है कि सैम्पल साइज़ का जनरल तरीक़ेकार क्या है कि एक क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कम से कम 10 बंदे जो हैं वो दें तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ सूटेबल सैम्पल साइज़। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। चॉइस ऑफ सैम्पल साइज़ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन किन चीज़ों से सैम्पल साइज़ जो इन्फ्लुएंस्ड होता है। नंबर 1, कॉन्फिडेंस नीडेड इन द डाटा। सबसे पहले आप कितने श्योर हैं कि आपका जो डाटा है वो जेन्युइन है, आपका डाटा जो अच्छा होगा, प्रॉपर्ली कलेक्ट होगा, उसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी। तो जितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उस लिहाज से सैम्पल साइज़ आपको सेट करेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो सैम्पल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो सैम्पल साइज़ कम हो सकता है। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर दैट कैन बी टॉलरेटेड। फिर आपने देखना है कि कितने % चांसेस हैं कि डाटा कलेक्शन में एरर आ सकती हैं, स्टाफ की वजह से, रिस्पोंडेंट की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। अगर तो मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा है, होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो डाटा साइज़, सैम्पल साइज़ आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये कंट्रोल मार्जिन ऑफ एरर कम से कम है तो ये डाटा साइज़ छोटा भी हो सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनालिसिस टू बी अंडरटेकन। फिर आपने ये भी देखना होता है कि किस तरीके एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, कौन सा मॉडल जो है वो अप्लाई करना जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। अगर तो मॉडल जो है वो स्मॉल डाटा को सपोर्ट करता है, जैसे स्मार्ट PLS है, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, तो इस सिचुएशन में आके आप छोटा डाटा भी ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका जो मॉडल है या एनालिसिस हैं वो बिग डाटा को ही सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको बिग सैंपल जो है वो लेना पड़ेगा। 4th नंबर पे साइज़ ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
उसके बाद आपने देखना होता है कि सैंपल जो है वो जहाँ से लिया जा रहा है वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अगर पॉपुलेशन जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो आपका सैंपल साइज़ भी और अगर आप समझते हैं कि आपका पॉपुलेशन साइज़ जो है वो छोटा है और डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है तो आप सैंपल साइज़ छोटा ले सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसीडरेबल पॉइंट है। नॉर्मली बहुत से रिसर्चर्स ये गलती कर जाते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसका साइज़ ज़्यादा होता है लेकिन जल्दी करने की खातर, सहूलत की खातर वो थोड़ा सैंपल साइज़ ले लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं हो पाती सैंपल में, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो इतने जनरलाइजेबल नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज जो है वो रेज़ कर देती हैं। लिहाजा आपने पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए कि किस तरीके की डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है उस तरीके से अपना सैंपल साइज़ जो है वो उठाना है। लिहाजा सैंपल साइज़ की जो बुनियादी 4 चीज़ें हमने सीखी हैं मैं वो फिर दोहरा रहा हूँ कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि डाटा साइज़ किस तरह का है, डाटा क्वालिटी किस तरह की है, उसके ऊपर आप सैंपल साइज़ डिसाइड करेंगे। फिर मार्जिन ऑफ एरर कि गलती के चांसेस कितने हो सकते हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं तो डाटा सैंपल साइज़ बड़ा होगा, अगर थोड़े हैं तो कम होगा। उसके बाद फिर किस तरीके के एनालिसिस हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सैंपल साइज़ आप सेट करेंगे। उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे कितना सैंपल साइज़ आपने जो है वो लेना है। और उसके बाद लास्ट वन जो सबसे बड़ी बात हमने की वो है पॉपुलेशन साइज़ और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन। अगर पॉपुलेशन बड़ी है सैंपल साइज़ भी बड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा है तो सैंपल साइज़ डेफिनेटली बड़ा होगा। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं हमने मद्देनज़र रखनी है जब हमने पॉपुलेशन में से सैंपल लेने का सोचना है कि कितने केसेस हमने पॉपुलेशन में से लेने हैं। अगर पॉपुलेशन में केसेस या एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो सैंपल साइज़ भी उस लिहाज से बड़ा होगा। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ाहिर है जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज सेट करेंगे तो लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। आपने उनसे रिस्पॉन्स लेना है, चाहे आप वर्चुअली लें, चाहे आप फिज़िकली लें, चाहे ऑनलाइन कलेक्ट करें, कॉग्निटिव अप्रोच अपनाएं, जो भी करेंगे। जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे, जिस तरीके का डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, की कंसिडरेशंस क्या हैं, नॉन रिस्पोंडेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ रिफ्यूजल्स। आपने ये देखना है कि जो जिन लोगों ने रिस्पॉन्स किया वो, और वो लोग जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया या जिन्होंने रिस्पॉन्स करने से इनकार कर दिया। कुछ तो लोग ऐसे होंगे कि वो आपका डाटा क्वेश्चनियर या सर्वे फॉर्म ले लेंगे लेकिन उसके ऊपर आंसर नहीं कहेंगे। दीज आर कॉल्ड द नॉन रिस्पोंडेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ द रिफ्यूजल्स। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनकार कर देंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में आपने देखना है कि इनका क्या जो है वजूहात थी और इन्होंने क्यों जो है इनकार किया और क्यों इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ये एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। आपने जो सैंपल लेना है, जो आपके पास रिस्पॉन्स रेट आएगा उसमें से देखना है कि इतना रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए कि वो प्रॉपर और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो फॉर द होल पॉपुलेशन। अगर आपके पास जो सैंपल रिस्पॉन्स रेट आया है वो बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्दर जो है वो सैंपल कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी आपकी पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हुई। कैलकुलेटिंग द एक्टिव रिस्पॉन्स रेट। फिर आपने देखना है कि एक्टिव रिस्पॉन्स रेट जो है वो कितना रहा और कितने लोगों ने प्रॉपरली और एक्टिवली जो है वो जवाब दिया। अगर आप जो है वो टाइम लैग डाटा के हवाले से कलेक्शन कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हैं कि कितने एक्टिव जो हैं वो रिस्पोंडेंट हैं। उसके बाद एस्टिमेटिंग रिस्पॉन्स रेट एंड सैम्पल साइज़। और फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना सैंपल रखा, कितने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए और उसका जवाब कितना आया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बदले में मुझे 500 लोगों ने सही कंप्लीट क्वेश्चनर फिल करके जमा करवाए तो मेरा रिस्पॉन्स रेट जो होगा मेरे सर्वे का वो होगा सिर्फ 50%। अब 50% में जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अच्छा भी समझा जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस में इसको इतना अच्छा नहीं भी समझा जाता। इन दोनों सूरतों में आपने ये एनालिसिस करने हैं कि जो नॉन रिस्पोंडेंट से या जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्यों किया, क्या वजूहात थी, और उनकी वजूहात के पीछे फिर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं थी कि आपका जो सैंपल साइज़ आपके पास इकट्ठा होकर आया है, रिस्पॉन्स आपके पास आया है वो सूटेबल है या नहीं है।
तो ये चीज़ें मद्देनज़र रख के एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छी सैम्पल साइज़ जो है की तरफ लेके जाता है, और वो अच्छा सैम्पल साइज़, अच्छा रिस्पॉन्स रेट जो है अच्छे एनालिसिस की तरफ जो है वो लेके जाएगा, और अच्छे एनालिसिस जो हैं वो आपके रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे हैं दोबारा उस मेन स्टेज के ऊपर जो मैंने पहले आपके साथ एक डायग्राम शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के बारे में बताया था। तो सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग टेक्निक, हमें एक सैम्पलिंग टेक्निक जो सिलेक्ट करनी है वो किस बुनियाद पे करनी है और वो कौन कौन सी हैं। पहले हम जो चीज़ देखेंगे 5 मेन टेक्निक्स यूज फॉर अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पल। ये वो 5 कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं और क्यों लेते हैं। इनमें नंबर 1 जो है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। ये 5 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग में इस्तेमाल होती हैं। इनकी हम डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे, और फिर इनका देखेंगे कि इनका रिसर्च के अंदर क्या रोल है और कितनी अहमियत है, और जब इनके ऊपर रिज़ल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं तो उनकी जनरलाइजेबिलिटी का लेवल जो है और एक्सेप्टेंस का लेवल जो है और वैलिडिटी का लेवल जो है वो क्या होता है। लिहाजा इसके दूसरे पार्ट का सैम्पलिंग का आप वेट कीजिए, और सिलेक्टिंग सैम्पलिंग पार्ट 2 के अंदर हम ये चीज़ें और उसके बाद फिर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स जो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर एग्जांपल के साथ ये देखेंगे कौन सी टेक्निक जो हैं वो क्या होती हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सी टेक्निक ऐसी है जो आपकी रिसर्च को पब्लिश करने में ज़्यादा सपोर्टिव होती है, और कौन सी रिसर्च ऐसी है जिसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा उठाए जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।